जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली बार जो रीट का पेपर हुआ था वो 4 शिफ्ट में हुआ था, इस बार 3 शिफ्ट में है। तो 4 शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट है वो L1 का था। आज हमें L2 से संबंधित वो L1 के भी काम का है। तो तीनों पेपर हैं उनका सॉल्यूशन देखिए आप, शिफ्ट 2, 3 और 4। और इन प्रश्नों में विश्लेषण के साथ देखिए, इनको जरूर आप एक बार पढ़िए, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ये प्रश्न नहीं आएंगे तो इन जैसे प्रश्न आएंगे। और कुछ प्रश्न है वो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो इन पर थोड़ा ध्यान रखें। और मैं टॉपिक के बारे में जितना आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ वो बताऊंगा भी। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न 31 का प्रश्न देखो, 31 से ही शुरू करना है आपको। ये भाषा फर्स्ट खंड 2, ये दूसरे खंड में है और हिंदी। तो पहला प्रश्न देखो, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य, विधेय, विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं। तो दोनों सही हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का संबंध है वो कर्ता से होता है, विधेय का संबंध क्रिया से होता है। कर्ता व कर्ता का विस्तार है वो उद्देश्य में शामिल होता है, जबकि क्रिया और क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण है, कर्म है, ये सब किस में आते हैं? विधेय में आते हैं। तो ये 2 पार्ट इसके वाक्य के होते हैं। और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। दूसरा प्रश्न 32 का प्रश्न देखो, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता। देखो वाक्य को ज्यादा महत्व इसमें दे दिया, 2 प्रश्न दे दिए हैं। तो जो वाक्य मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय, यहां आपको कॉमन सेंस से काम लेना है। ये देखिए आप, संभावनार्थक वाक्य, कुछ संकेतार्थक वाक्य तो अर्थ के आधार पर है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये उपवाक्य होता ही नहीं। और ये देखो ये 2 ही है, उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। तो सीधा ये मुख्य कोई प्रधान का आ गया है, यानी उसका पर्यायवाची शब्द आ जाए तो आपको वो उत्तर करना है। तो प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य है, इसमें उद्देश्य है वो भी मुख्य होता है और विधेय भी मुख्य होता है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। मुहावरे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है 8 वार 9 त्योहार। फिर अगला देखो 35 का प्रश्न, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है। तो ये देखो पाठ्य पुस्तक विधि, पुस्तकों के माध्यम से सीधा सीधा प्रश्न पड़ा है। रीट में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप खामख्वाह घबरा रहे हैं। यानी ऐसे इजी प्रश्न आएंगे जो आपकी कल्पना से भी बाहर होंगे, इसलिए कोई भी चिंता नहीं करनी है। बस परीक्षा के समय आपको थोड़ा टैली करने है, बिल्कुल सामान्य रहना है, ठीक है। तो ये पाठ्य पुस्तक विधि हो गया। कितना सरल प्रश्न है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? एक आविष्कार आ सकता है आधुनिक जो शिक्षण विधियां हैं उनमें से, जो मैंने आपको बता दी थी। तो डाल्टन है वो अमेरिका में एक शहर का नाम है जिस पर सबसे पहले ये विधि है वो प्रयुक्त की गई थी। तो ये पारखर्स्ट है, हेलन पारखर्स्ट, 1913 में हेलन पारखर्स्ट ने इसका आविष्कार किया। किलपैट्रिक है, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार किया जिसे प्रायोजना विधि कहते हैं। मांटेसरी ने मांटेसरी विधि या शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया। डाल्टन ने किसी विधि का आविष्कार नहीं किया, ये वैज्ञानिक है, वो अलग बात है। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। यहां आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान में देना, एक प्रश्न आएगा भी। तो देखो ये सामान्यकरण है, ये हर्बर्टीय विधि में है, प्रस्तुतिकरण भी हर्बर्टीय विधि में है, प्रयोग है वो भी हर्बर्टीय में है, ये व्यवहार परिवर्तन है, ये इसमें शामिल है। तो ये त्रिपदीय, ब्लूम की त्रिपदीय, इसमें 3 पद है, वो आप लिख भी सकते हैं। आप फटाफट लिख लो या बाद में सुन लेना। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा लिख लो अधिगम के अनुभव प्रदान करना, अधिगम के अनुभव, अधिगम के अनुभव और प्रदान करना। और तीसरा है ये व्यवहार परिवर्तन है। इस प्रकार से ये 3 हो गए और ये ब्लूम की त्रिपदी कहलाती है। इसको मूल्यांकन उपागम कहते हैं, मूल्यांकन उपागम। तो ये आपको याद रखना है। और हर्बर्टीय है, हर्बर्टीय उपागम है, उसमें ये पंचपदी है।
हर्बर्टीय उपागम। एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखना आप, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, दूसरा है और संबंध, जिसको तुलना भी कहते हैं और स्पष्टीकरण भी कहते हैं, ये तीसरा है। हर्बर्ट में पहला क्या है, प्रस्तावना, दूसरा क्या है, प्रस्तुतिकरण, तीसरा क्या है, संबंध। संबंध है, इसको ही तुलना भी कहते हैं और स्पष्टीकरण भी कहते हैं। चौथा है वो सामान्यीकरण और पांचवा है प्रयोग। तो ये भी पूछ लेते हैं कि हर्बर्टीय उपागम में कौन सा चरण नहीं है, कौन सा सोपान नहीं है। ठीक है, एक मोरिसन इकाई उपागम है जो बौद्ध स्तर का उपागम माना जाता है और इसे चक्रीय योजना भी कहा जाता है, बौद्ध स्तर का। इसमें भी 5 हैं। एनसीईआरटी वाले हैं वो अदा, प्रक्रिया और प्रदा, वो त्रिपदी है। ठीक है, किलपेट्रिक और जॉन डीवी उपागम भी है, जो कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उसका आधार है। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, ये देखिए आप, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। एक प्रश्न टीचिंग एड पर आना निश्चित है। जो ये चित्र विस्तार के अंदर है, ये एपिडायस्कोप भी कहते हैं इसको, एपिडायस्कोप, ये दृश्य है। ग्रामोफोन है वो केवल श्रव्य है, इसको सीतावाद्य भी कहते हैं। और चार्ट है, ये भी दृश्य है, ये भी केवल क्या है, दृश्य। तो नाटकीकरण या नाटक, चलचित्र, फिल्म, ये क्या है, कंप्यूटर, ये दृश्य श्रव्य है। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री होगी। इसमें एक जो है ना वो और भी करते हैं, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री वो होती है जिसमें विद्युत यंत्र की आवश्यकता पड़ती है और जिसके स्क्रीन पर कोई चीज है वो दिखाई देती है, स्क्रीन पर दिखाई देती है, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP। ये जो है वो क्या है, प्रक्षेपित है। प्रक्षेपित वाले है वो जैसे टेलीविजन है वो प्रक्षेपित है। इसके अलावा जैसे चार्ट है या ये जो चीजें हैं ये नहीं, ये स्क्रीन पर दिखती नहीं है, इसलिए इनको अप्रक्षेपित कहते हैं। तो 2 प्रकार की शिक्षण सामग्री है, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। फिर इसके बाद में आप देखो अगला, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक है वो इसमें शामिल है आपके पाठ्यक्रम में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पाठ्य पुस्तक के 2 तत्व मान लो, चाहे 2 पक्ष मान लो, एक आंतरिक पक्ष होता है, एक बाह्य पक्ष होता है। आंतरिक पक्ष है उसमें ये शामिल है, जैसे भाषा शामिल है, विषय सामग्री शामिल है, आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। शैली भी शामिल है, ये जिल्द शामिल नहीं है, ये आंतरिक पक्ष में शामिल नहीं होता, जिल्द है वो, क्योंकि जिल्द है ऊपर का जो कवर होता है ना वो बाह्य पक्ष में शामिल होता है। उसका आकार है, छोटी कक्षाओं के लिए बड़ा आकार होता है पाठ्य पुस्तक का, ये सब आपको पढ़ाए हुए। तो इनमें आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद में देखो आप अगला प्रश्न, यानी इस तरह से आप ऐन वक्त पर भी तैयारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? आप कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। कक्षा शिक्षण में पूर्ति, तो कक्षा शिक्षण की पूर्ति है वो पुस्तकालय में जाकर के विद्यार्थी पूरा कर सकता है, स्वाध्याय भी कर सकता है। तो इसमें A और B दोनों सही है। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, मौखिक परीक्षाओं का गुण, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। तो ये तो गुण कहां हुआ, दोष हुआ। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, तो वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। तो ये जो प्रश्न 42 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये होगा, बाकी के हैं वो इसमें नहीं आएंगे। फिर देखो 43, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? ये आपको 5 पद है वो बताए हुए हैं, संचयन सहित 5 बताए हुए हैं। परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना, परीक्षण का अनुप्रयोग नहीं आएगा, अनुप्रयोग इसमें नहीं आता है, मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से ये उपलब्धि परीक्षण है, इनके ये चरण है। उपलब्धि परीक्षण है वो 2 प्रकार का होता है, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है, अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देश एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है। भय दूर करने के लिए तो ये होता ही है,
और तो ये होगा सतत ये प्रणाली का दोष है। तो दोष है, ये देखो प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये इसमें ये इसका जो है ना वो दोष के रूप में है। वर्ष भर परीक्षा का भय रहता है क्योंकि बार बार परीक्षा है वो होती रहती है। हालांकि इसको दूर करने के लिए होता है, इसको डिलीट कैसे नहीं किया ये वो जाने। फिर अगला प्रश्न देखो आप, ये गद्यांश आएगा, गद्यांश में से प्रश्न आएगा, बहुत आसान काम है। ट्रेजडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्व, उद्देश्यज और विदेशी। तो ट्रेजडी इसकी स्पेलिंग होती है, इसलिए ये कौन सा शब्द है, अंग्रेजी का है और विदेशी है, ये आपको ध्यान रखना है। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है सुधाकर, तो ये सुधाकर है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, शशांक भी चंद्रमा का है। पर्यायवाची शब्दों में थोड़ा सा ध्यान रखें। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई वो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ये संवेदित और संवेग दोनों होते हैं, इसलिए इस पर बोनस मिला है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा, तो विलोम शब्द बनाएंगे तब ये अन होगा, ये अन नहीं होगा। नए के नीचे हल्का निशान जरूर देख लें, जो स्वर से शुरू होता है उसमें यही अन लगता है। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये इजी प्रश्न है, इक प्रत्यय है, ये इक प्रत्यय। निहितार्थ शब्द में संधि है, तो ये दीर्घ संधि है। निहित जोड़ अर्थ, निहित जोड़ अर्थ, ए और ए मिलकर के आ बना। निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है, तो अधिक तो है, जब भी है, पूर्व भी है, रचना नहीं है। रचना है वो संज्ञा है। अनुसार शब्द में कौन सा समास है, अनु उपसर्ग आ गया, इसलिए अव्ययी भाव समास है। ये कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। इसमें पहला उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर देखो 53 का प्रश्न, मैं आपको जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और ये देखो, वह शब्द में सर्वनाम है, तो वह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम भी है और पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। परिणाम स्वरूप प्रश्न में बोनस दिया गया, निश्चयवाचक और ये निश्चयवाचक सर्वनाम, वह शब्द में सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये इसलिए दिया गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, इसलिए इन्होंने बोनस दिया था। वैसे इन उदाहरणों में ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो लोभ है वो तो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इस पोर्शन पर ज्यादा बल देना है, एक बार जो आपको लिखवाए वो पूरे पढ़ ले। जातियां शब्द का एक वचन होगा, जाति, डी, ये जाति होगा, ठीक है। हिमायती शब्द का अर्थ है पक्षद्रोही। इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है, तो ये वर्तमान काल है, लेकिन ये अपूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान नहीं हो सकता, इसलिए बोनस दिया गया। विधा शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। विधा और विद्या दोनों ही स्त्रीलिंग होते हैं। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा, तो व्यक्तियों। देखो कितना सरल पेपर है, ऐसा ही सरल आएगा। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है, तो ये भाषा ऐसे लिखते हैं, बस ये मानक रूप पूछ लिया। क्यों, पैसेज में से प्रश्न आएंगे तो पैसेज में से ये ज्यादा पूछ नहीं सकते। ये 30 प्रश्न है, वो शिफ्ट जो दूसरी शिफ्ट थी उसके प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए तीसरी शिफ्ट है, उसके प्रश्न देखो आप। ये देखिए खंड 2 भाषा 1, ये जो है वो कौन सी शिफ्ट है, ये तीसरी शिफ्ट है, रीट शिफ्ट 3 L2। हिंदी के 30 प्रश्न है, इसमें सबसे पहले जो है वो गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से प्रश्न पूछे हुए हैं। अपेक्षा शब्द का अर्थ है, अर्थ पर एक प्रश्न पैसेज में से आएगा। तो अर्थ का अर्थ देखो, अपेक्षा है, इसमें अनादर भी होता है और अवहेलना भी होता है। परिणाम स्वरूप जो प्रश्न है उसमें बोनस दिया गया, बोनस दिया गया है। यहां बोनस देने का विधान है। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है, तो इसमें देखो पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, यह आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल। दूसरा देखो, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये सामान्य भूतकाल है। इसका मतलब भूतकाल के 2 हो गए, भेद तो पूछा ही नहीं ऊपर। परिणाम स्वरूप बोनस मिला, यानी लगातार 2 बोनस, तो बोनस ही मिल जाएंगे आपको, चिंता करने की जरूरत ही कहां है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है, ये इसमें भी बोनस मिला हुआ है, ये भी बोनस दिया इस प्रश्न में, ठीक है। और फिर देखो
इस तकनीक का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस है तो इसका इन बहुवचन होता है, तकनीक का तकनीकों होता है, तो ये क्या होगा, इन तकनीकों। निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है, तो हिंदी मानक रूप है, इसमें भी बोनस दिया गया, इसमें काफी बोनस मिले थे क्योंकि इसमें मानक रूप है वो संभव भी है और तैयार भी है, तो इसलिए ये बोनस दिया गया है, इसमें बोनस दिया गया है। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है, तो श्रावण होता है शुद्ध रूप का, मतलब तत्सम पूछना चाहिए था इसने शुद्ध रूप पूछ लिया, तो सावन भी शुद्ध रूप ही है हिंदी का, इसलिए इसमें भी बोनस दिया गया। ये लगातार बोनस मिले थे एक पेपर में, ये भी बोनस। तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है, तो तुम है वो सर्वनाम होता है। ये आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे क्या है कि हिंदी में पदबंध है वो पदों का बंध होता है, लेकिन अगर अकेला भी आ जाए तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर ऐसा नहीं हो तो अकेला है उसको पदबंध मान लेना है, ये अंग्रेजी की तर्ज पर है। तो यहां तुम है वो भी क्या है, पदबंध है, और ये सर्वनाम पदबंध है। पदबंध है वो 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। इस प्रकार से ये 5 होते हैं। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है, दूध का दूध, पानी का पानी करना। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली लोकोक्ति है, घर का भेदी, लंका ढाए। ये सामान्य प्रश्न आएंगे। कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह का को क्या कहते हैं, तो इसको पूर्ण विराम कहते हैं। एक चिन्ह का नाम आएगा, ये पूर्ण विराम, और ये होता है अर्ध विराम, ये अर्ध विराम है, ठीक है। और ये कोमा जिसको कहते हैं ये अल्प विराम है, ये अल्प विराम है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह हम जानते ही हैं, और ये योजक है छोटी, और बड़ी है वो निर्देशक है, और ये विवरण है, ये विवरण। विवरण में देखो 2 व आ गए, तो 2 व बिंदी जैसे लग रहे हैं, तो 2 बिंदी वाला है वो विवरण है, ये निर्देशक है। और ये त्रुटि पूरक है जिसको हंसपद चिन्ह भी कहते हैं, और इनका प्रयोग कैसे करते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो विराम चिन्हों का ध्यान रखें। फिर आगे देखो, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला, तो ये बेसिक शिक्षा से मिला, क्योंकि बाकी तो विदेशी थी। ये कॉमन सेंस से आप ध्यान रखें, कॉमन सेंस में इसमें ध्यान रखोगे। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, तो होना नहीं चाहिए। कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, ये भी नहीं होना चाहिए। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, तो ये होगा। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना के सूदियों को दूर करते रहे, और तो बाकी के गलत है, तो ये ए ही होगा। फिर अगला देखो, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, यही है। नहीं दिया जाए, विप्रेरणा ध्यान दिया जाए। अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, नहीं। अध्यापक द्वारा प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, तो किया जाए। ये सामान्य प्रश्न आते हैं, आप ढंग से पढ़ लेना, बस नहीं और है को। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, हमारी लिपि की अवैज्ञानिकता हम नहीं मान सकते, इसलिए वर्णों की अधिकता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग की प्रॉब्लम है। टाइप है ना, उसमें भी 403 जो है वो चिन्ह है, टाइप चिन्ह है, तो ये, और वर्णों की अधिकता है वो इसमें आएगा, इसमें यही होगा। तो आप जो है वो, जैसे आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, आपको रीड तक और भी 1-2 अच्छे वीडियो है वो मिल सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी अगर आप साथ में कर रहे हैं, तो आप परीक्षा के बाद अभी ऑफर चल रहा है महाशिवरात्रि का, तो उस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज है उस पर 30% छूट है, कोर्सेज है उस पर 10% छूट है। तो आप आसानी से ये जो है वो ऐप डाउनलोड करके और उसमें फ्री डेमो वीडियोस देख करके आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी एक बार कर लें, उसके बाद में मुख्य परीक्षा जो है उसके लिए रीट मुख्य परीक्षा नाम से इसमें 3rd ग्रेड का जो कोर्स है वो भी है, तो वो आप देख सकते हैं, उसके डेमो वीडियोस देख लें और उसके बाद में तय कर लें, ऐसा आप कर सकते हैं। और रीट से पहले आप जुड़े रहें, आपको जो आवश्यक बातें हैं वो रीट से पहले दिन है वो भी आपको बताई जाएंगी।
निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है, तो ये पाठ्य पुस्तक का है। दैनंदिनी है, वो डायरी को कहते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, तो ये प्रोजेक्टर का हो रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर ये देखो आप, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं। तो आप, और इसका उत्तर ये होगा, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है, तो ये परीक्षा विधि काम में लेते हैं हम। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण कारगर समझना चाहिए। उसके बाद में दूसरा गद्यांश है, ये देखो आप, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। तो ये देखिए आप, ये दैनंदिनी रेखांकित कर रखा है, कार्यकलाप है, तो कार्यकलापों, ये संज्ञा है तो ये विशेषण बन जाएगा। ये शब्द वो क्या होगा, विशेषण। ये प्रश्न जरूर थोड़ा स्तरीय है, लेकिन आप पता लगा सकते हो बाद में अगर संज्ञा है तो इसका मतलब वो शब्द विशेषण ही है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता ही है। चिंतन शब्द है, ये बोनस दे दिया गया क्योंकि उन्होंने चिम जोड़ तन माना, बल्कि चिंत है वो मूल धातु होता है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अभिव्यक्ति में अभी उपसर्ग है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो दिमाग विदेशी है, मगर विदेशी है, अनायास है तत्सम। मुंह में चंद्र बिंदु आ गया तो ये तद्भव शब्द है, ये अनायास। अनायास से क्या बना, अनायास। फिर अगला देखो, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं, तो अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त ये हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है स्पष्ट। ये ठय होता है, ये वरिष्ठ में ठय होता है, गरिष्ठ में ठय होता है, कनिष्ठ में ठय होता है, स्वादिष्ट में ठय होता है। बलिष्ठ भी आधा ये ठय आएगा उसमें। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं भाषा। भाषा पर देखो प्रश्न आ सकता है, इसमें सिलेबस का कुछ नहीं होगा, तो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसके लिए माध्यम है वो क्या है, भाषा है। भाषा यादृच्छिक है, भाषा है वो कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है, भाषा है वो संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर जाती है, और भाषा है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। लेकिन भाषा है वो पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति है। ये भाषा के बारे में याद रखें। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, तो एकार्थी शब्द नहीं है तो इसमें सबके एक से अधिक उत्तर हो गए, तो ये बोनस दिया गया। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ मां निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द है, तो ये रेखांकित शब्द है वो अव्यय है, क्योंकि ये विस्मादि बोधक अव्यय होगा। तो ये 2 शिफ्ट आपकी पूरी हो गई, दूसरी और तीसरी। अब आप इसमें चौथी शिफ्ट का पेपर देखिए, ये है चौथी शिफ्ट, और चौथी शिफ्ट में देखिए आप ये शिफ्ट 4 L2 का ही पेपर है, और हिंदी के वही 30 प्रश्न आप इसमें देख सकेंगे। ये देखिए आप, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। बाकी तो आत्मा परमात्मा से संबंधित है। ये एक प्रश्न है वो अर्थ पर आएगा। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है, तो रातें बहुत आसान था। धोखा यह किसी को नहीं देता है, वाक्य किस काल का है, नहीं देता है तो ये वर्तमान काल का है, सामान्य वर्तमान काल। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, यानी भिन्न लिंग का मतलब कि 3 है वो तो एक लिंग के हैं, दूसरे लिंग के हैं। तो साधु, चंद्रमा और जवान पुल्लिंग है, प्रकृति है वो स्त्रीलिंग है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है,
वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा, विधाता का विपरीत लिंग, तो विधात्री। ता आने पर क्या होगा, विधात्री होगा। इसमें आप देखिए दाता है, इसका दात्री, ता का त्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे कवि, कवि है उसका कवि, कवयित्री, कवि का क्या होगा, कवयित्री होगा। ऐसे जो कर्ता है उसका कर्त्री होगा, कर्ता का कर्त्री, तो ता का त्री में हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो 36 का प्रश्न, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा, तो इसमें ये वाक्य होगा, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। और वैसे ही ये प्रकृति के जवान साधु हो गए थे, पूर्णतः सही वो था, लेकिन इसमें ये सही है। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है, सगुन मेरी सहेली है, ये विधानवाचक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उनमें ये विधानवाचक वाक्य है। आप कहां जा रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगाया, इतनी उपेक्षा इसमें होती है। अनुष्का अपना कमरा साफ करो, ये आज्ञार्थक है। अरे ये क्या हो गया, ये विस्मयादिबोधक है। और संकेतवाचक वाक्य है, उसमें यदि अगर आएगा बीच में कि यदि तुम तैयारी करते तो पास हो जाते, तो ये यदि अगर का प्रयोग है वो संकेतवाचक होगा। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है, तो रचना के आधार पर ये 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। निषेधात्मक वाक्य नहीं होता। ये निषेधात्मक वाक्य वो अर्थ के आधार पर होता है जिसमें नहीं आता है। सरल वाक्य इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में एक आश्रित, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 प्रधान उपवाक्य होने आवश्यक है। अगला प्रश्न देखो, भला भूला दुख दर्द याद आना, तो इसमें घाव हरा होना, घाव हरा होना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, तो ये खेल विधि है, ये प्राचीन विधि नहीं है। बाकी प्राचीन है अप्रत्यक्ष विधि है, वो अनुवाद विधि को ही कहते हैं। अनुवाद विधि है उसको ये अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रणाली है, इसको सुग्गा विधि कहते हैं। ये कौन सी विधि है, सुग्गा, ये सुग्गा विधि है। शिक्षण उपागम में की थे प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान, तो किसमें है, सूक्ष्म शिक्षण में है। सूक्ष्म शिक्षण की था, वो शिष्य था, इन्होंने 1961 में ये विचार रखा और एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण है इसका आविष्कार किया। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। और अपना जो प्रश्न है वो कितने नंबर है, 42 है, 42, ठीक है। और अमेरिका में इसका आविष्कार है वो 1963 में हुआ, 63 में। और भारत में डी तिवारी ने 1967 में इसका प्रचलन शुरू किया, 1967 में। और ये जो है ना एक शिक्षक तकनीक है, शिक्षण तकनीक नहीं है, जिसमें एक बार में एक ही कौशल का विकास होता है और 5 से 10 छात्र होते हैं, 5 से 10 मिनट का कालांश होता है। और एनसीईआरटी द्वारा इसका पूरा जो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसकी जो अवधि है वो 36 मिनट मानी गई है, जिसमें पुनर्योजना है उसमें 12 मिनट लगेंगे, बाकी 6 मिनट लगेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालकों के किस काल के लिए कहा गया है, तो ये वैसे तो साइकोलॉजी का सब प्रश्न है, लेकिन दे दिया तो दे दिया, अब उसका कोई वो इलाज नहीं है। वैसे सब जानते हैं कि किशोर काल, इसलिए किस में प्रश्न होगा, किशोर काल के लिए। आदर्श पठन विशेष सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालक के लिए हैं, तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालक के लिए है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष आयु। इस तरह के प्रश्न कोई बाधे जो है वो इस तरह का आता है, रिपीट हो जाए।
हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो भाई ये ज्यादा हो जाते हैं, तो ज्यादा होने पर जो है वो शिशु स्तर पर यानी छोटे बच्चे हैं उनको ही ज्यादा समस्या आएगी। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है, आंतरिक तत्व है उसमें है, तो भाषा भी होती है, विषय सामग्री होती है, उच्चारण शैली है, शैली होती है, उच्चारण शैली कुछ नहीं होती। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, ये प्रश्न का कौन सा प्रकार है? तो ये लघुत्तर प्रश्न है, ठीक है। और अगर ये होता है ना कि निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित रचना है और विकल्प दे देते तो बहुविकल्पात्मक वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता। और तुलसीदास के का जीवन वृत्त लिखिए, तब ये निबंधात्मक प्रश्न होता। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है अति व्यापकता। व्यापकता ही होता है, अति व्यापकता नहीं होता। विश्वसनीय होता ही है, वैधता होता ही है, व्यावहारिकता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है। फिर 50 का प्रश्न देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है सीसीई, परंतु ये लाभ कर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रही तो आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं, शिक्षकों छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं न हो, छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहें, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अच्छे अंक प्राप्त हो। तो ये 50 का प्रश्न है जिसमें पहला उत्तर होगा। इसमें उत्तर कौन सा होगा? पहला। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इस तरह की हिंदी से संबंधित जो बातें हैं वो जीएस हिंदी क्लासेस पर सीख सकेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और सहयोग करें। घोर शब्द का पर्याय है कठिन। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है तो ये यण संधि है। ये देखो, तय ये या वैसे पहले आधा होने पर प्राय यण संधि होती है। अत्याचारी, अति जोड़ आचारी, इसमें अति, अति में ती छोटी लिखी, अत्याचार होगा और ये अत्याचारी है, ई प्रत्यय भी है इसमें। कालाग्नि शब्द में समास है, काल रूपी अग्नि रूपी जहां भी आ जाए वो क्या है? कर्मधारय समास। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है तो ये ता लगा हुआ, ता जिसमें आता है वो और प्रत्यय के रूप में तो भाववाचक संज्ञा होता है शब्द, और एक तेज है वो भी भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसमें बोनस मिला था। तेज है वो भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। वैसे तेज है वो क्रिया विशेषण भी है लेकिन भाववाचक संज्ञा भी है। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है तो इन शब्दों में कुछ है वो ही अव्यय माना जा सकता है, अन्य नहीं है। मनुष्य है वो जातिवाचक संज्ञा है, छाया भी संज्ञा है, सात्विक है वो विशेषण है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है तो बहुत के बाद में काल आया है, काल को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित तो है ही और परिमाणवाचक विशेषण है। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है, शिथिल में ताल जुड़ गया तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ता है वो कृत प्रत्यय होता है, अन्य में जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय उसका एक भेद है, वो भाववाचक संज्ञा है, तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आ जाएगा। वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, वाक्य के लिए एक शब्द है तो ये सात्विक। कोप शब्द का विलोम शब्द है, कोप क्रोध को ही कहते हैं तो कृपा है, अनुग्रह कृपा। फिर अगला प्रश्न देखिए, उर्दू नहीं उद उपसर्ग वाला शब्द है तो उत्साह है। ये आपको मैंने बताया था कि दोनों ही मान्य है, उद और उत दोनों आ जाए तो अब ये मान्य है। रीट में देखो इसमें उद को ही मानना है तो उद है वो ही मान्य है। तो ये देखिए आप उद, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि तय आ जाए तब आपको दय मानना है, दय आ जाए तो जैसे मान लीजिए शब्द है ना वही आ जाए उद्भव तो उसमें उत उपसर्ग है या संधि विच्छेद में उत करेंगे, दयाने पर तय करेंगे, तयाने पर दय करेंगे। तो ये 90 प्रश्न मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, इनको आप देख लें और एक बार थोड़ा सोच लें। इसी प्रकार का पेपर आएगा तो कोई खास पेपर नहीं आएगा। कुछ प्रश्न है वो असमंजस वाले हैं तो ध्यान से करें, ध्यान रखना जरूरी है। देखो ज्ञान वाला कोई भी प्रश्न इसमें ज्यादा नहीं था, तो शिक्षण विधियों का भी ध्यान रखें और ये भी आप देख लें। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो बहुत काम का है, जो मैंने अभी डाला था बीएड की पुस्तकों वाला, तो उसमें पुस्तकों में से जो है उनमें से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और इसके बाद में आपको सामान्यतः
तैयारी अब 1-2 दिन में कैसे करें, अंतिम क्षणों में रीट का क्या करें, तो ये भी आपको आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप ये 90 प्रश्न है वो सोल्व कर लें और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ही आपका पेपर हो तो आप जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम है चाहे व्हाट्सएप पर, ये नंबर पहले दिए हुए हैं स्टार्टिंग वाले, इन पर आप जितने प्रश्न याद रख सको, आपको पेपर नहीं देंगे। तो आप जो है वो इसमें जो भी आपको याद रहे हिंदी के प्रश्न वो जरूर व्हाट्सएप करें, हिंदी के केवल हिंदी के प्रश्न है वो व्हाट्सएप करें, ताकि आपको उनका सही उत्तर है वो बताया जा सके। सभी मिलकर करेंगे तो वो प्रश्न बन जाएंगे 30। तो आप जो है ना, आप इंटरेस्ट लेकर के कि मुझे ये प्रश्न याद है, एक प्रश्न याद है तो एक ही भेज देना, और जो जितने ज्यादा भेजेगा वो उतना ही ज्यादा सक्सेस है, सफल भी होगा। तो ये 90 प्रश्न थे, आपने ध्यान से सुन लिए होंगे और इनको सोल्व कर लें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार उसको देख लें, और जहां जरूरत थी मैंने विश्लेषण करने का प्रयास भी किया है। थैंक यू वेरी मच।